हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। प्रकाश पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक, प्रकाश में हम लोग गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके थे। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड सीखेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो चलिए इससे रिलेटेड, इस फार्मूले से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। एक दो क्वेश्चन देखे गए थे, फिर आगे चलते हैं। अब सुनो, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो वो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण नाम लेके बताएगा। ठीक, तब आपको समझना होगा कि उत्तल दर्पण के लिए साइन कैसे लेंगे, चिन्ह ऋणात्मक धनात्मक कैसे लेना है। ठीक, या तो फिर वो ऋणात्मक धनात्मक करके वो बताएगा। अच्छा, अगर उसने नाम ले लिया तो कैसे जानोगे। ये हुआ अवतल दर्पण, ठीक, ये हुआ उत्तल दर्पण। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि प्रकाश की दिशा में जो दूरी ली जाती है वो धनात्मक, प्रकाश की विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती है। तो इसकी जो फोकस दूरी आप नापोगे तो इधर जाना पड़ेगा, इधर, तो फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। इसकी फोकस दूरी इधर जाना पड़ेगा, ध्रुव से, पोल से, ध्रुव से, तो ये धनात्मक आएगी, है ना। ये चीज आप समझ सकते हो, मैंने बताया भी था। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो उसने पहले मान लो उसने साइन दे दिया है। उसने बोला एक दर्पण है जिसका F बराबर -7 सेंटीमीटर है। ठीक, उसने कहा कि कौन सी जगह पर वस्तु रखें जिससे कि, कौन सी जगह पर वस्तु रखें जिससे कि जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है वो -21 सेंटीमीटर पर बने। U बराबर क्या ले। ठीक, तो इसका मतलब उसने साइन वाइन सब दे दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/F की वैल्यू क्या रखोगे, -7 बराबर 1/V -21 प्लस 1/U। ठीक, 1/U निकालना है या U निकालना है, इसको एक तरफ कर लो, इसको इधर ले जाओगे पॉजिटिव होगा, तो 1/21 माइनस 1/7। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व कर लेते हैं। 1/U इक्वल्स टू, यहाँ देखो 21 नीचे आएगा, ये 1 -3। 1/U इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई 21। इसको उल्टा कर दो, U बराबर 21 माइनस का बटे 2 बराबर 10.5, माइनस का 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस के 10.5 सेंटीमीटर पर जब रखोगे वस्तु को तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये तो बात हुई जब उसने साइन के साथ दिया था। अब दूसरी बात करते हैं जब वो नाम के साथ दे कि फला दर्पण है, फिर कैसे किया जाएगा। तो चलो देखते हैं। मान लो उसने कहा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका F बराबर कुछ ले लो, F बराबर -6 सेंटीमीटर ले लो, माइनस नहीं, उसने कहा कि उसकी फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण उसने बता दिया है। ठीक, उसने कहा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अगर U बराबर -12 सेंटीमीटर पर हो। ठीक, या इसको भी लैंग्वेज में कह सकता है कि यदि प्रतिबिंब वस्तु को लेंस दर्पण के बाएं तरफ 12 सेंटीमीटर पर रखी जाए तो दर्पण के बाएं साइड माइनस में आएगा 12 सेंटीमीटर, तो वही चीज हो गई। बात समझ में आई। तो V बराबर क्या होगा, फिर निकाल सकते हो वही फार्मूला, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U प्लस। ठीक, अब रख दो सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर अवतल दर्पण है तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी नेगेटिव में जाएगी। 1/-6 इक्वल्स टू
1/v निकालना ही है, प्लस 1/u कितना दिया है, -12 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, v का। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी कभी वो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नाम लेके बताएंगे, तो आपको कॉमन सेंस लगा के समझना होगा कि क्या साइन लेंगे, कैसे लेंगे। बस वही ध्यान रखना कि जब ध्रुव से बाएं साइड की कोई दिशा लोगे तो निगेटिव, दाहिने साइड जाओगे तो पॉजिटिव। बात समझ में आई? तो इस तरीके से साइन लेना है। तो ये 1-2 क्वेश्चन और हो गए। अब क्वेश्चन आप लोग करिएगा, बाकी हम लोग और चलते हैं। इसमें दर्पण में एक चीज और बची है, दर्पण के क्या उपयोग होते हैं वो देख लेते हैं, फिर चलते हैं अपवर्तन पर। चलिए, ये मैंने दर्पण के उपयोग आपके सामने लिख दिए हैं। समतल दर्पण पहला है। समतल दर्पण का उपयोग है ना, चेहरा देखने में, अपने आप को देखने में यूज किया जाता है। ज़्यादातर घरों में, दुकानों में, ये जो बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं उनमें लगे रहते हैं, इन सब चीज़ों में। ठीक, दूसरा है, इसका एक आधी उपयोग है। दूसरा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखना, पहला अपसारी किरण को अभिसारी किरण में बदलने में सबसे पहला उपयोग है कि अपसारी किरण आ रही है तो उसको अभिसारी किरण में बदला जाता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। दूसरी चीज कहाँ यूज होती है? वाहनों के हेडलाइट में। जो वाहन है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, उनके हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अंदर चमकीला दिखता है जो, वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, जिससे कि वो किरण को फैला सके, बहुत दूर तक उसकी प्रकाश की रेंज हो सके सामने, जिससे अच्छे से दिखाई सके। तीसरा है हजामत के कार्य में, है ना, हजामत के कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है थोड़ा बहुत, बाकी ज्यादातर तो समतल दर्पण यूज होता है। अगला पॉइंट है आंख कान नाक की बीमारी देखने में। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो कान वगैरह में देखने के लिए वो छोटा सा ऐसे इतना बड़ा सा लगाता है, फिर उसमें टार्च मार के देखता है। तो जो बहुत ही महीन चीजें हैं, आंख हुआ, कान हुआ, नाक हुआ, इन सब चीजों में देखने के लिए इस दर्पण का यूज किया जाता है। अगला दर्पण आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अभिसारी किरण को अपसारी किरण में बदलता है। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट है, अवतल दर्पण के जस्ट अपोजिट है। दूसरा इसका प्रयोग कहां होता है? गली चौराहे या मोहल्लों में लगे मोहल्ले में लगे जो लैंप होते हैं, जो आपके गली में, मोहल्ले में, चौराहे पर लैंप लगे रहते हैं बड़े वाले, तो उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तीसरा सबसे खास, वाहनों के जो ड्राइवर होते हैं उनके बगल में एक दर्पण लगा रहता है। रोडवेज से वगैरह से आप जाते हो तो देखो बगल वाला कांच वो हमेशा सेट करते रहते हैं जिससे पीछे का प्रतिबिंब दिख सके। तो वाहनों के जो ड्राइवर होते हैं उनके बगल में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ये कुछ उपयोग है दर्पणों के, याद कर लीजिएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। चलिए, प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया, प्रकाश के अपवर्तन की बारी है। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? अच्छा, बहुत सारे गुण हैं प्रकाश का, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इस तरीके से बहुत सारे पहले ही लिखा चुका हूं मैं, तो एक एक करके देखेंगे। परावर्तन और अपवर्तन थोड़ा ज़्यादा इसमें है, बाकी और जो क्वालिटीज हैं उसमें बस थोड़ा थोड़ा है ना, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का टॉपिक है। देखते हैं दूसरा अपवर्तन क्या होता है। ये इसमें क्या कहा जाता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब फिगर में देखा जाए ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो ऊपर कोई माध्यम है, माध्यम 1, नीचे कोई दूसरा माध्यम है, माध्यम 2। ठीक, अब कोई प्रकाश किरण आ रही है, यहां पर आकर पहुंची, इसके ऊपर दूसरा माध्यम, इसके नीचे दूसरा माध्यम। अब जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश किरण, तो जाना चाहिए था इसको इस तरीके से अपने मार्ग पर। ठीक, इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाती, कुछ विचलित हो जाती है। मान लो वो कुछ इस तरीके से चली गई, इतना विचलित हो गई। यही जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को कहते हैं अपवर्तन। ठीक,
ये आई किरण ये दूसरे माध्यम में जा रही है। जो किरण आ रही है आपतित किरण है। अब देखो, अभी तक पढ़ रहे थे परावर्तन, तो टकराने के बाद जो अपने माध्यम में लौट जाती थी तो वो होता था परावर्तन, तो लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते थे। अब यहां पर हो रहा है अपवर्तन, तो इसके बाद की किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। ये है अपवर्तित किरण। अब जैसे वहां पर एक अभिलंब खींचा गया था, ऐसे यहां पर भी खींचा जाएगा। यह है अभिलंब, तल के एकदम लंबवत। ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब से जो कोण बना रही है कौन? आपतित किरण, वो है आपतन कोण आई। इसके बाद अपवर्तित किरण, ठीक, जो कोण जो एंगल अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ बना रही है उसे आर से प्रदर्शित करेंगे। वहां पर क्या था? वहां मतलब दर्पण पर क्या था? ऐसे दर्पण था, किरण आई थी, टकराई थी, टकरा के अपने माध्यम में ही लौट गई थी। इस तरीके से हम लोगों ने एक अभिलंब खींचा था, ये था अभिलंब, ये कोण हमने आई कहा था, ये कोण आर कहा था। ठीक, ऐसे यहां पर भी हो रहा है। यहां पर लौट नहीं रही है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जा रही है। अब प्रवेश करने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। ठीक, यही है इसका फिगर में प्रदर्शन किया जाए। फिर से एक बार समझो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही अपवर्तन कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हो, ये किरण आई, एक माध्यम था उसमें चल रही थी, यहां से दूसरा माध्यम चालू हुआ, जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करने चालू की ये अपने मार्ग से भटक गई, विचलित हो गई। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो किरण अपवर्तन के बाद जा रही उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आई कहलाता है या आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। आर से इसे प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? एक चीज और देख रहे होगे कि अपवर्तन में दोनों माध्यमों का प्रयोग हो रहा है। एक माध्यम से किरण आई, दूसरे माध्यम में चली गई। जबकि देखो परावर्तन में ये पहला माध्यम था, नीचे दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम में वो प्रकाश किरण नहीं गई, पहले माध्यम से आई, टकरा कर फिर पहले माध्यम में लौट गई। इसीलिए बोला गया था कि परावर्तन में केवल एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यहां पर दो माध्यम की कम से कम आवश्यकता है, तब परावर्तन होगा। बात समझ में आई? ठीक, इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। पहले 2 पॉइंट देखते हैं, फिर अपवर्तन के नियम देखते हैं। 2 पॉइंट कौन से हैं? प्रकाश के अपवर्तन में कम से कम 2 माध्यमों की आवश्यकता होती है। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, दोनों माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो 2 माध्यम की आवश्यकता होती है कम से कम। 2 से ज्यादा है तो वहां पर भी होगा, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति समान रहती है, जबकि तरंगदैर्घ्य, वेग और तीव्रता बदल जाती है, असमान रहती है। यहाँ पर असमान रहती है, बदल जाती है। यानी जब अपवर्तन होता है तो आवृत्ति समान रहती है, बाकी तीनों चीजें बदल जाती हैं। ऐसा ही आपने परावर्तन में भी देखा था। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। जैसे वहां परावर्तन के 2 नियम आपने देखे थे, वैसे यहां पर अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों जो हैं वो एक ही तल में होंगे। वहां पर भी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक तल में थे। एक तल में होने का मतलब इस तरीके से आ रही है आपतित किरण, इस तरीके से है परावर्तित किरण। दर्पण की बात हो रही है अभी, परावर्तित किरण, ठीक। तो दोनों एक ही तल में होने का मतलब है, इधर से देखो दोनों एक ही तल में, ऐसे आई ऐसे गई, एक ही तल है इनका। अगर ये ऐसे चली गई होती, ऐसे आई ऐसे गई, तो तल बदल जाता। ऐसा नहीं होता, इसी तल में रहेगी। जिस तल से
किरण आएगी उसी तल में जाएगी, है ना, और बीच में अभिलंब होगा, है ना। ऐसे ही यहां पर अपवर्तन है, अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये भी तीनों एक ही तल में होंगे, कोई इस तरीके से नहीं जाएगा, है ना। तो एक तल में होने की बात ये है। दूसरी चीज कोण से रिलेटेड, वहां पर कोण से रिलेटेड आपने पढ़ा था कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जब यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर निम्न संबंध होता है, किसमें, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में निम्न संबंध होता है। कौन सा संबंध है ये साइन I बटे साइन R बराबर n, एक नियतांक, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू आती है। जब साइन I बटे साइन R किया जाता है तो एक नियतांक आता है। अच्छा, ये बताया था स्नेल नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। ये दो नियम हैं, किसके संबंधित, अपवर्तन से संबंधित, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, है ना। दो स्टार लगा दे रहा हूं, दो नोट करके भी लिख दिया है मैंने। अपवर्तन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है। क्या है ये, देखो, पहली चीज तो अपवर्तन में दो माध्यम यूज हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। परावर्तन में एक ही माध्यम यूज हुआ था, वहां कोई झंझट ही नहीं थी। यहां दो माध्यम प्रयोग हो रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है, देखो, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर सकती है, यानी कि जिसमें से वो आ रही है वो सघन हो और जिसमें जा रही है वो विरल माध्यम हो, या इसके उल्टा हो सकता है, जहां से वो आ रही है वो विरल माध्यम रहा और जिसमें प्रवेश करी वो सघन माध्यम था, ठीक। अभी तक अपवर्तन में आपने इतना ही जाना कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। अब ये बताया जा रहा है वो विचलित होकर किधर जाएगी, ठीक। सुनो, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो ध्यान से, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इस तरीके से आई थी, अगर बिना विचलित हुए जाती तो यहां पर जाती, लेकिन वो विचलित हो गई है। अब विचलित हो किधर हुई है, इतना हुई है और अभिलंब से दूर हुई है। ध्यान से देखो, अभिलंब ये है पूरा, अभिलंब से दूर हटी है प्रकाश की किरण। तो ये ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जब प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब के पास आती है या कोई परिवर्तन नहीं होता या उपरोक्त सभी, ऐसे चार ऑप्शन बना के वो दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा नोट, दूसरा पॉइंट, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब के नजदीक आ जाती है। जरा ध्यान दो, ये है फिगर, ठीक। ये आ रही थी किरण, अगर बिना विचलित हुए जाती तो इस तरीके से सीधे जाती, लेकिन आपको पता है कि जब दो माध्यम है तो अपवर्तन होना है, अपने मार्ग से विचलित होगी। अब बात आती किधर होगी, तो बताया जा रहा है अपवर्तित किरण अभिलंब के नजदीक आ जाती है। ये देखो, यहां पर जाना था, ये इतना शिफ्ट हुई है किस तरफ, अभिलंब की तरफ। यही है ना अभिलंब, लिख दे रहा हूं नहीं तो बाद में भूल जाओ। अभिलंब है ये, यहां पर भी अभिलंब, ठीक। तो देखो, अभिलंब से ये नजदीक आई, अभिलंब की तरफ शिफ्ट हुई है, या अभिलंब से दूर शिफ्ट हुई है। तो सीधा सीधा याद कर लेना कि सघन से विरल में जाओगे, सघन मतलब ज्यादा घना, विरल मतलब कम घना, ठीक। तो सघन से विरल में जाओगे तो अभिलंब से दूर जाएगी किरण, और अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के नजदीक आएगी किरण अपवर्तन के पश्चात। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे याद रखना। आगे चलते हैं, इतना नोट करो। अब एक चीज देखते हैं, वो होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है?
अपवर्तनांक एक अनुपात है, किसका अनुपात है? प्रकाश की चाल का। कैसे निकालते हैं इसको? अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की निर्वात में चाल, मतलब प्रकाश की चाल वहां पर जहां पर कोई माध्यम नहीं है, बटे प्रकाश की किसी माध्यम में चाल। मान लो हवा एक माध्यम है, उसमें प्रकाश चल रहा है, तो प्रकाश की निर्वात में चाल बटे किसी माध्यम में चाल, जो वैल्यू आती है वही अपवर्तनांक है। ठीक, कैसे इसको व्यक्त करते हैं? सुनो, अपवर्तनांक को n से भी दिखाते हैं और म्यू से दिखाते हैं। म्यू जानते हो ना, ये u बनाओ और u के बगल में ये ऐसे बड़ा सा कर दो, ये म्यू होता है। ये वहां पर भी मिलता है, घर्षण गुणांक को भी म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर अपवर्तनांक को भी प्रदर्शित कर रहे हैं, n से भी करते हैं, कभी n से मिलेगा कभी म्यू से मिलेगा। बराबर क्या होता है? c प्रकाश की निर्वात में चाल बटे v प्रकाश की माध्यम में चाल, ये फार्मूला होता है। ये जो अपवर्तनांक है ये बीमाहीन राशि है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। वहां पर सदिश जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी बीमा जब बता रहे थे वहां पर भी बताया था कौन सी राशियां जिनकी बीमा नहीं होती, वहां पर भी लिखा होगा, है ना, ये राशि है। और दूसरी चीज अदिश राशि भी है, ये बीमाहीन, मात्रकहीन और अदिश। सदिश में भी बताया रहा ना बताया रहा हो तो जान लो कि अदिश राशि है। ठीक, अच्छा, माध्यम का ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक बढ़ता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे हवा है उसका अपवर्तनांक नीचे एक लिखा हुआ है, अगर ताप बढ़ जाए तो बढ़ जाता है। वायु का अपवर्तनांक 1 है, याद कर लो, है ना, क्वेश्चन कभी कभी आता है, डायरेक्ट पूछ लेता है वायु का अपवर्तनांक, है ना, या फिर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक म्यू। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी थोड़ा सीख लो, है ना। जिसके सापेक्ष है उसका चिन्ह पहले लिखेंगे म्यू में। देखो वायु का है, वायु के सापेक्ष है एयर, तो ए को पहले लिख दिया गया है। जिसका है, किसका है? जल का है, तो उसको बाद में लिखा गया है। ठीक, म्यू ए डब्ल्यू, ए मीन्स एयर यानी वायु के सापेक्ष, डब्ल्यू मीन्स वाटर यानी जल का है। ये 4/3 होता है या 1.33 लिख सकते हो। फिर अगला, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहां पर भी देख लो, जिसके सापेक्ष वो पहले, एयर के सापेक्ष है हवा के, वायु के, तो उसको पहले लिखा गया। ग्लास का है ये अपवर्तनांक यानी कांच का, तो उसको बाद में लिख दिया गया है। 3/2 यानी 1.5। तो ये होता है अपवर्तनांक, प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश के किसी माध्यम में चाल, ये फार्मूला होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n या म्यू से, अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट करते हैं n या म्यू से, बराबर होता है c बटे v। c यही प्रकाश की निर्वात में चाल, v किसी माध्यम में चाल। बीमा एवं मात्रकहीन राशि है। कौन? ये अपवर्तनांक जो है वो बीमाहीन है, मात्रकहीन है और अदिश है। ठीक, स्पेशल पॉइंट क्या है? माध्यम का ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक बढ़ता है, सॉरी बढ़ता नहीं, घटता है, घटता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। वायु के सापेक्ष जल का 1.3, वायु के सापेक्ष कांच का 1.5। ये हुई अपवर्तनांक की बात। अब आगे चलते हैं, चलिए अब देखते हैं लेंस की। लेंस की बात करते हैं, लेंस की बारी है अब। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात, लेंस होता क्या है? लेंस 2 पृष्ठों का बना पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय होती है तथा इसका अपवर्तनांक बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक से अलग होता है। 3 चीजें होती हैं लेंस में। पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा है, पारदर्शी पदार्थ का बना होता है ना। अपारदर्शी चीज पता चल लकड़ी का बना डालो कहो लेंस है ना, तो वो नहीं बनेगा। पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा होता है, 2 पृष्ठ होते हैं, इसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए और इसका अपवर्तनांक बाहर के जो माध्यम है उससे अलग होना चाहिए। ठीक, तब जाके वो लेंस माना जाएगा या लेंस की तरह वो कार्य करेगा। एक एक चीजें करके देखते हैं। 2 पृष्ठ का बना होता है, जैसे एक लेंस ले लेते हैं, उत्तल लेंस। अभी एक एग्जांपल लेते हैं,
उत्तल लेंस। उत्तल लेंस अगर आपको पता हो तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। ये दो पृष्ठों का बना होता है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, दो पृष्ठ हैं इसके। पारदर्शी होता है, ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। लेंस कभी आपने देखा हो तो कांच टाइप का होता है, कांच का बना होता है, वाइट होता है, जिसकी कम से कम एक सतह गोली होनी चाहिए। इसकी दोनों सतह गोली है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक होनी चाहिए। अभी आगे दिखाता हूं। इसका अपवर्तनांक बाहर के अपवर्तनांक से, इसका अपवर्तनांक मतलब इसका म्यू, बाहर जो ये माध्यम है इसका भी एक म्यू है, ये बाहर एक माध्यम है, मान लो हवा है माध्यम, तो हवा का म्यू अलग होगा, तो कांच का अलग होना चाहिए, यानी लेंस ये जो रखे हो इसका अपवर्तनांक अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका म्यू बराबर कर दिए तो लेंस की तरह काम नहीं करेगा, अपवर्तनांक अलग होना चाहिए, ठीक। सारी चीजें समझ में आती है। एक चीज नहीं समझ आएगी, ये क्या, कम से कम एक सतह गोली होनी चाहिए। मतलब जैसे देखो, ये तो हुआ उत्तल लेंस, एक ऐसे होता है, इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अब मान लो ये हो गया एक इधर से उत्तल तरह, इधर से अवतल की तरह, है ना, अवतलोत्तल लेंस हो गया ये। इधर देखो, एक पृष्ठ इस तरीके से है, दूसरा पृष्ठ समतल है। एक पृष्ठ कैसा है, उत्तल जैसा, एक पृष्ठ समतल है, ठीक। ये भी लेंस की तरह कार्य करता है, एक पृष्ठ गोली है ना, लेंस की तरह काम करेगा। अब देखो, ये भी लेंस की तरह काम करता है। एक पृष्ठ क्या है, अवतल है, एक पृष्ठ समतल है। तो इस तरीके से बहुत सारे लेंस हो सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि दोनों समतल पृष्ठ लेके चले आओ बोलो लेंस की तरह काम करेगा, कम से कम एक होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से फिलहाल हम दो लेंस पढ़ेंगे, एक तो उत्तल, दूसरा अवतल। बाकी हो बहुत सारे सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, ये लेंस की परिभाषा हुई, या इस तरीके से लेंस को डिफाइन करते हैं। अब लेंस के प्रकार पढ़ते हैं, इतना आप नोट करिए। चलिए अब लेंस के प्रकार देखते हैं। मैंने आपको बताया बहुत टाइप के लेंस हो सकते हैं, लेकिन हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आपको अगर याद हो कि उत्तल अवतल को कैसे याद करते हैं, मैंने पिछले बार जब दर्पण पढ़ा रहे थे हम, तभी हम बता दिए थे आपको कि बोल के आप समझ सकते हो। अब बोलो, मुंह खुल रहा है, तो जो इस तरीके का खुले मुंह के तरीके का होगा वो अव होगा, खुले मुंह वाला जो तल होगा वो अवतल होगा, ठीक। जब उत्तल बोलते हो, उत्तल बोलते टाइम देखो मुंह बंद रहता है, तो जो बंद मुंह वाला तल होगा वो उत्तल होगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से, तो चलो ये लेंस बनाते हैं। उत्तल लेंस कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक। अब याद करो, बीच में एक मुख्य अक्ष होती है, हमेशा खींची जाती है, दर्पण में भी खींचा गया था। अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस इस तरीके से होता है, खुले मुंह वाला तल, है ना। इसमें भी वही बीच में एक मुख्य अक्ष होगा। वहां पर दर्पण में याद करो कुछ चीजें आपने कुछ बिंदु बताए थे, फोकस बिंदु, है ना, वक्रता केंद्र, इस तरीके से। यहां पर भी कुछ बिंदु होते हैं, लेकिन यहां पर सारे बिंदु दो दो होंगे। ऐसा क्यों? दर्पण में जरा याद करो, दर्पण कैसा था? उत्तल दर्पण की बात करें तो ऐसा था, अवतल दर्पण की बात करें ऐसा था। इसमें एक ही पृष्ठ होता है, दर्पण में एक ही पृष्ठ होता है। यहां पर देखो दो पृष्ठ हैं, है ना, तो चलो बना रहने दो। तो यहां पर देखो उत्तल दर्पण था, तो इस तरफ के गोले का पार्ट है ये, तो अंदर की तरफ कहीं केंद्र मिल जाता था, उसको सी दिखा देते थे, उसके बीच में यफ दिखा देते थे। ये जिस गोले का पार्ट है एक ही गोला बनता था एक तरफ, तो कहीं यहाँ पर सी दिखा देते थे यानी वक्रता केंद्र, यहाँ पर यफ दिखा देते थे फोकस बिंदु। लेकिन अब यहाँ पर दो दो हैं, दो दो पृष्ठ हैं,
तो दोनों तरफ वक्रता केंद्र बनेगा, दोनों तरफ फोकस बिंदु बनेगा। तो जरा देखते हैं। देखो इधर से चलो, ये पहला पृष्ठ मिला, पहला पृष्ठ का फोकस इधर होगा कि इधर होगा, ध्यान से समझना। ये पहला पृष्ठ मिला, इसका फोकस इधर जाएगा क्योंकि इसका गोला कुछ इधर बनेगा, है ना, इस तरफ गोला बनेगा इधर साइड, तो इधर साइड इसका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु बनेगा। मान लो यहाँ पर कहीं पर वक्रता केंद्र C बन रहा है और यहाँ वक्रता केंद्र का आधे पर होता फोकस बिंदु, तो यहाँ पर F बनेगा। ठीक, अब ये पहले पृष्ठ का है, इधर से चलो पहला पृष्ठ मिला, ये पहले पृष्ठ का है, तो इसी F1 और C1 लिख देते हैं। बात समझ में आई? अब बात करते हैं दूसरे पृष्ठ की। ये दूसरा पृष्ठ है, इसका गोला इधर आएगा, तो इधर इसकी फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र आएगा। मान लो यहां पर कहीं, यहां पर C आ रहा है, यहां पर F आ रहा है। अब ये दूसरे पृष्ठ का है, तो इसे C2 और F2 लिख देंगे। बात समझ में आई? चलो यहां पर देखते हैं। यहां पर पहला पृष्ठ ये है और ये अवतल लेंस है, इसका पृष्ठ का जो गोला बनेगा वो बाएं साइड बनेगा। इसका मतलब इसका केंद्र जो है कहीं बाएं साइड आएगा और उसके बीच में हम फोकस दिखा देंगे। पहले पृष्ठ का जो केंद्र है वो बाएं साइड आ रहा है, तो इधर दिखाएंगे। अब ये पहला है तो इसलिए 1 और 1 नंबर डाल देंगे। दूसरा पृष्ठ, इसका गोला दाहिनी तरफ आएगा कहीं, है ना, जिस गोले का ये पार्ट है वो इधर कहीं आएगा, तो इधर कहीं C दिखा देंगे और बीच में F दिखा देंगे। अब ये दूसरा है तो नंबर दो या नंबरिंग कर देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु की नंबरिंग कर लिए। एक चीज यहां पर एक्स्ट्रा आती है, यहां पर और यहां पर एक बिंदु होता है, इसे O से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, इसे भी O से प्रदर्शित करेंगे, इसे भी वही प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। एक चीज और यहां पर सीख लो, जब प्रतिबिंब बनाओगे तो काम आएगी। क्या C क्या होता है? अगर हम कहें वक्रता त्रिज्या याद करो बराबर, या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो आप कहोगे R बराबर 2F। ठीक, यानी ये पूरी दूरी इस दूरी की दुगनी होती है। ठीक, ये दूरी जो है ये इस दूरी की दुगनी है। तो इस बिंदु को क्या हम 2F नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये F है तो ये 2F है, क्योंकि ये दूरी अगर F है तो दुगनी होने पर ही वक्रता केंद्र आएगा। तो यही रिप्रेजेंटेशन 2F वाला अक्सर मिलता है। कहीं कहीं पर C से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा यानी वक्रता केंद्र, नहीं तो फिर 2F मिलेगा, 2F2। इधर C1 नहीं तो 2F1, यहां पर C1 नहीं तो 2F1, C2 नहीं तो 2F2। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये कि फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता केंद्र, तो 2F करके वक्रता केंद्र को दिखाया जा सकता है। इस तरीके से होता है रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ चिन्ह है, ऐसे दर्पण में भी मैंने बहुत सारी चीजें आपको दिखाई थी। ठीक, कुछ आगे देखते हैं अब। ठीक, इतना समझ में आया। एक चीज और होती है, ये जो उत्तल लेंस होता है ये अभिसारी होता है, और ये मतलब अवतल लेंस अपसारी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभिसारी का क्या मतलब है? जो किरणें जा रही हो तो इसको बटोरने का काम करता है ये। बात समझ में आई? आती हुई किरणों को ये बटोरने का काम करता है अभिसारी। अपसारी ये किरणों को वाइड कर देता, फैलाता है।
ये फैलाने का काम करता है, इसलिए ये अपसारी लेंस है, ये अभिसारी लेंस है। ठीक, चलिए इतनी चीजें आपने आज देखी, आज के लिए इतना ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा दर्पण का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद।